हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं माई पाठशाला चैनल। वीकली करंट अफेयर्स के तहत आज हम लोग 27 अक्टूबर से 30 से 3 सितंबर तक की महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप लोग लास्ट तक देखें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जलकल योजना की शुरुआत की है? दोस्तों, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के ज़रूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि जल कल स्कीम से लगभग 3 लाख किसान जो है वह लाभान्वित होंगे। दूसरा क्वेश्चन, सीतवे बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? दोस्तों, सीतवे बंदरगाह जो है वह म्यांमार में अवस्थित है। यह भारत के लिए अहम इसलिए है, इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। म्यांमार में स्थित सीतवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। यह किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। इसके पहले भारत जो है ईरान में स्थित चाहबार बंदरगाह का संचालन स्वयं करता है। सीतवे बंदरगाह भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पूर्वोत्तर राज्यों को सामान आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम बंगाल के गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसकी दूसरी अहमियत यह है कि चीन के प्रभाव के बावजूद म्यांमार के साथ भारत अलग कूटनीतिक व रणनीतिक संबंध बनाने में सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फूड प्रोसेसिंग अर्थात खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? दोस्तों, केरल के पलक्कड़ जिले में जो है वह देश के 20वें मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है, जो केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक जो हैं वो अभिलाष हैं, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनके मुख्य गीतों में इतनी शक्ति हमें देना दाता, संसार है एक नदिया और आज की रात न जा सहित अन्य शामिल हैं। अभिलाष के करियर के लिए अंकुश फिल्म का गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता एक बड़ा मोड़ साबित हुआ था। इस गाने को लिखने के लिए उन्होंने 2 महीने का वक्त लगाया था। यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि विश्व की 8 भाषाओं में इस गीत का अनुवाद अब तक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ए अग्नि मिसाइल, बी आकाश मिसाइल, सी त्रिशूल मिसाइल, डी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों, भारत ने हाल ही में जो है वह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नए संस्करण के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका थोड़ा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। डीआरडीओ और रूस के प्रमुख एरोस्पेस उपक्रम एनपीओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम रेंज की रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों तथा जमीन से दागा जा सकता है। इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ ने किया है। यह मिसाइल जो है सतह से सतह, ध्यान रखें, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन लगभग 2.5 टन है और इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है। डीआरडीओ के अनुसार इस मिसाइल को समुद्र, जमीन और लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। कई स्वदेशी विशिष्टताओं से लैस यह मिसाइल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? ए अस्टेन वावरिंका, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविच, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अस्टेन वावरिंका जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने वर्तमान में जो है 150वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। चलिए इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं। स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार अस्टेन वावरिंका ने हाल ही में अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मुकाबला जीता। 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन वावरिंका ने फ्रेंच के दूसरे दौर में
जर्मनी के डोमिनिक कोएफर को मात देकर यह उपलब्धि हासिल की है। किसको हराकर इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है? जर्मनी के डोमिनिक कोएफर को हरा करके। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो है मैं फलाने खिलाड़ी ने किसको हरा करके उपलब्धि हासिल की, तो इसलिए से इस तरह के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना जरूरी है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने केनिया और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित किया है? ए जापान, बी चीन, सी भूटान, डी रूस। दोस्तों, भारत ने केनिया और भूटान के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था पर एयर बबल स्थापित की है। इस समझौते के तहत भारत अपनी हवाई सेवा इन दो देशों में देगा, वहीं ये दोनों देश भारत में अपनी सेवा दे सकेगा। जरा सा हम लोग पहले ये जान लें कि एयर बबल होता क्या है। दोस्तों, एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत किन्हीं दो देशों में फंसे वहाँ के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया होती है। तो आप समझ गए होंगे कि एयर बबल क्या है। कोरोना महामारी के बीच बहुत लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिनका वीज़ा खत्म हो रहा था। शुरू में वंदे भारत मिशन के तहत भारत ने कुछ स्पेशल उड़ानें चलाई और दुनिया भर से भारतीयों को देश वापस लाया गया था। वहीं इसके बाद अब एयर बबल व्यवस्था की शुरुआत की गई है, जिसके सहारे दुनिया भर से खास करके भूटान और केनिया से भारतीयों को वापस लाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ से उन देशों को भी भेजा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है? ए पंजाब, बी दिल्ली, सी असम, डी बिहार। दोस्तों, असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत क्या होता है कि इच्छुक उद्यमी को 1 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है। असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से असम सरकार द्वारा आयोजित एक पर्यटन सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है तो इसलिए ध्यान में रखें आप लोग, सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस योजना की कल्पना उद्यमी को सशक्तिकरण देने के लिए की गई है। तो आप लोग ध्यान रखें अगर ये पूछा जाए तो कि पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो वह असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है? ए 15 जनवरी को, बी 10 मार्च को, सी 20 मई को, डी 29 सितंबर को। दोस्तों, विश्व हृदय दिवस जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो हार्ट की बीमारियों से जूझ रहे हैं। भारत में हर 5वां व्यक्ति जो है दिल का मरीज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के अनुसार दिल की बीमारी की वजह से हर साल लगभग 17.9 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत जो है वर्ष 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था जो एक वैश्विक संस्था है, उसने भारत में फिलहाल जो है अपना कामकाज रोक दिया है। क्यों रोक दिया है, इसलिए इसका जरा भी हम लोग देख लें। संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक कार्रवाई के तहत उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, अर्थात बंद कर दिए हैं, जिसके बाद उसे अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा। सरकार वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इस संस्था ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कभी भी रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं था, जो विदेशी फंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था, अर्थात उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। और जब एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया भारत में, तो उसके बदले में एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था ने भारत में अपना कामकाज रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, असम की किस पहली महिला और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? ए सुमन चक्रवर्ती, बी नंदिनी सतपथी, सी सैयदा अनवरा तैमूर, डी मोना शर्मा। दोस्तों, सैयदा अनवरा तैमूर वह असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी
जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे 83 वर्ष की थीं तथा राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थीं। वे 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों, भारत ने डेनमार्क के साथ जो है बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व रेबीज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व रेबीज दिवस जो है 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल नामक गैर लाभकारी संगठन के द्वारा समन्वित किया जाता है। यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए तथा बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया है? A. इंदुमती, कथी सेरेन एवं सुनील छेत्री। B. डालिमा छिब्बर एवं इगोर अस्टीमैक। C. गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू तथा D. बाला देवी एवं अनिरुद्ध थापा। दोस्तों, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू को जो है वह सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी के लिए चुना गया है। डिटेल इसका हम लोग देख लेते हैं। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला टीम के मिडफील्डर संजू को सत्र 2019-20 सत्र के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने। रतनबाला देवी को महिला और अनिरुद्ध थापा को वर्ष को पुरुष वर्ग में एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। वहीं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में यह घोषणा की, गुरप्रीत का यह पहला पुरस्कार है। वह AIFF के प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले दूसरे और शहर के पहले गोलकीपर हैं। उनसे पहले सुब्रत पाल ने वर्ष 2009 में यह पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? A. जसवंत सिंह, B. नारायण राणे, C. JP नड्डा, D. सूरत सिंह नेगी। दोस्तों, दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। जसवंत सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में 1996 से 2004 के बीच रक्षा, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। भारतीय सेना में लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। जसवंत सिंह संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस जो है वह 27 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल अर्थात हर वर्ष इसकी अलग थीम होती है और इस वर्ष की जो थीम है या विषय है वह है पर्यटन और ग्रामीण विकास। इस वर्ष का पर्यटन दिवस ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर के देश कोविड-19 के प्रभाव से उबरने के लिए पर्यटन की ओर देख रहे हैं। यह दिवस दुनिया भर के लोगों में आपसी समझ बढ़ाने के साथ एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा जरा। नागोर्नो काराबाख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? नागोर्नो काराबाख। पहला कथन है, यह दक्षिणी पश्चिमी अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। B, यह काला सागर के तट पर स्थित है। अब प्रश्न शुरू होता है आपका कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और या ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों, यह दोनों कथन जो है वह नागोर्नो काराबाख के संबंध में बिल्कुल सही है। इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं कि क्यों ये फिलहाल चर्चा में रहा है। इसके बारे में ज़रा आप लोग विस्तृत रूप से जान लें कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र जो है दक्षिण पश्चिमी अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है
जो लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह एक स्थलबद्ध अर्थात लैंड लॉक्ड क्षेत्र है। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र आर्मेनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यह क्षेत्र आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, इसके बारे में थोड़ा जान लें कि हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर शुरू हुई जंग और तेज होती नजर आ रही है। दोनों देशों ने अब एक दूसरे के इलाके में हमले करने का आरोप लगाया है। देखते हैं क्यों है आर्मेनिया अजरबैजान के मध्य विवाद। आखिर इस क्षेत्र को लेकर के आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य विवाद क्यों है, इसका डिटेल हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देश रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र होने के बाद दोनों देशों में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर के मतभेद व्याप्त हो गया, जिसके चलते तत्कालीन सोवियत सरकार ने लगभग 95% आर्मेनियाई आबादी वाले क्षेत्र नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को अजरबैजान के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र बना दिया। हालांकि नागोर्नो काराबाख के स्वायत्त क्षेत्र बनने के बाद भी इसको लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद जारी रहा, किंतु सोवियत संघ के चलते यह विवाद बड़े संघर्ष का रूप नहीं ले सका था। लेकिन वर्ष 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र को लेकर के आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष ने फिर से जोर पकड़ लिया। नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वहीं अजरबैजान ने इस जनमत संग्रह को मानने से इनकार कर दिया। अर्थात एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अजरबैजान जो है इसको नहीं मानता था और इस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में अजरबैजान को ही था। इससे 1991 से लेकर आज तक नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष होता रहा है। वर्तमान में आर्मेनिया समर्थित कुछ स्थानीय अलगाववादी सैन्य समूह नागोर्नो काराबाख के कुछ क्षेत्र पर कब्जा किए हुए हैं। इस तरीके से हम लोगों ने देखा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर के आर्मेनिया और अजरबैजान क्यों और किस लिए जो है एक दूसरे से संघर्ष करने पे लगे पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप लोग बढ़िया से देखें। पहला कथन है, डॉक्टर बुशरा अतीक को यह पुरस्कार आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। दूसरा कथन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का प्रारंभ सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की स्मृति में 1957 में ईस्वी से शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन शुरू होता है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? क्या कथन केवल एक सही है, या केवल दूसरा सही है, या दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है? दोस्तों यह दोनों कथन जो है वह बिल्कुल सही है। इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। यह दोनों कथन सही है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा तथा आईआईटी कानपुर में शिक्षक डॉक्टर बुशरा अतीक को विज्ञान के क्षेत्र में देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है वह भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की स्मृति में 1957 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस तरीके से यह दोनों कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अटल सुरंग का निर्माण हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला में या श्रेणी में किया गया है? दोस्तों अटल सुरंग का निर्माण हिमालय की जो है वह पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है। अब इस अटल सुरंग की क्या खासियत है, ये इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में निर्मित इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय में 4 से 5 घंटे तक की कमी आएगी। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बन गई है या हो गई है ना। ये इसे आप लोग ध्यान में रखें।
पहले तो इस सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सुरंग का निर्माण करने का निर्णय किया था और सुरंग के दक्षिणी पोर्टल पर संपर्क मार्ग की आधारशिला 26 मई 2002 को ही रख दी गई थी। मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में इस सुरंग का जो नाम है वह रोहतांग दर्रे से लेकर के या रोहतांग सुरंग से बदलकर अटल सुरंग कर दिया या करने का निश्चय कर लिया था। यह सुरंग जो है मनाली को साल भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। इससे पहले भारी बर्फबारी की वजह से घाटी 6 महीने तक देश के अन्य हिस्सों से कटी रहती थी। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर अति आधुनिक विशिष्टताओं के साथ बनाई गई है। और इस तरीके से इसी के साथ जो पूरे सप्ताह भर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका कलेक्शन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।